Good morning, PB person. Welcome back to the class of Global Business Environment. ओके तो पिछले लाइव लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे अबाउट द एशियन। ठीक है, एशियन के बारे में अपन ने पढ़ा था पिछले कुछ लाइव लेक्चर्स में। ठीक है, अपन ने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज एशियन। ठीक है, एशियन क्या है, ठीक है, उसकी मेंबरशिप किस किस के पास है, 10 मेंबर्स है एशियन के। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे पिछली क्लास में, अपन ने सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज अपन उसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स निर्धारित किए गए हैं जिसके तहत हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एशियन को भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, एशियन के लिए भी। ठीक है, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये सभी प्रिंसिपल्स किस पर बेस्ड हैं, यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। शायद एक अपन ने कल डिस्कस किया था। ठीक है, सो principles of Asian. Okay. The first is mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations. Okay. So mutual respect for all इंडिपेंडेंस। ओके, तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, स्वतंत्र देश हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, चाहे वो डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो, ठीक है, वो सभी आपस में एक दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका सम्मान किया करेंगे। कि स्वतंत्रता का सम्मान से तात्पर्य ये है कि कोई भी देश एक जब मंच पे आ चुका है, एशियन के मंच पर आ चुका है, तो कोई भी देश ये नहीं सोचेगा कि हम दूसरे देश जितने भी हैं उसकी मेंबर कंट्रीज उनसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है, इक्वलिटी मतलब सभी उस मंच पर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी एक समान रहेंगे। ठीक है, चाहे कोई डेवलप हो, चाहे किसी की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है, किसी की जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, किसी का नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और दूसरे की कम हो, लेकिन उस मंच पर आकर, ठीक है, सभी देश जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी एक समान हैं, इक्वल हैं। ठीक है, एंड दे विल रेस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो सभी सम्मान करेंगे सभी देश आपस में अपनी अपनी स्वतंत्रता का। ठीक है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशन। ठीक है, तो सभी देशों की जो राष्ट्र पहचान है, ठीक है, उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि, एक देश दूसरे देश की राष्ट्र पहचान को किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिपेंडेंस। ठीक है, सभी जितने भी स्वतंत्रता है अलग अलग देशों की उन सभी को सम्मान देना। इक्वलिटी, सभी उस मंच पर एक समान है, कोई बड़ा या छोटा देश नहीं है। ठीक है, एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशन, सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्र पहचान है, उस राष्ट्र पहचान को किसी भी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुंचाया जा सकती। ठीक है, सेकेंड इज the right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion. ठीक है, सेकेंड जो प्रिंसिपल है उसके तहत ये कहा गया है कि सभी देशों की अपनी अपनी नेशनल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, उनके जो इंटरनल मैटर्स है, ठीक है, एवरी कंट्री हैज सम इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, जो उस देश के अंदर के मैटर्स है। ठीक है, कोई भी दूसरा मेंबर देश, ठीक है, कोई भी दूसरी मेंबर कंट्री एक देश की मेंबर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में को प्रभावित नहीं कर
ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। कोई भी एक्सटर्नल कंट्री किसी भी मेंबर कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे मलेशिया की जो इंटरनल मैटर्स है उसमें कंबोडिया किसी भी प्रकार से क्या कर सकता है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। आंतरिक मैटर्स जो हैं वो उस देश के खुद के मैटर्स हैं और उन सभी मैटर्स में फैसला लेने का अधिकार भी उस देश का खुद का है। ठीक है, अगर हो सकता है कि अगर विवाद हो रहे हैं, ठीक है, दो देशों के बीच में, दोनों ही देश मेंबर कंट्री है, तो फिर दूसरी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसके लिए सुझाव दे सकती है। लेकिन एक देश के अगर किसी अंदर का मामला है, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन का मामला है, ठीक है, उसकी पॉवर्टी का मामला है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, किसी भी प्रकार का विवाद है, अगर इंटरनल अफेयर्स हैं उसके देश के, तो दूसरे जो मेंबर कंट्रीज हैं वो उसमें इंटरफेयर या कोई डिसीजन नहीं लेगी। ठीक है, तीसरा है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस बाय पीसफुल मैनर। तीसरा जो सिद्धांत है कि कितने भी बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हो जाए, कितने भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, लेकिन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स, सभी डिस्प्यूट्स का जो सॉल्यूशन है वो शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रेड रिलेशंस हो गए, ठीक है, और पड़ोसी देश हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उनके बीच में किसी न किसी तरह के डिस्प्यूट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अब इस मंच की स्थापना इसीलिए की गई है ताकि क्या मेंटेन रख सके, हम पीस मेंटेन रखे। ठीक है, तो पीस मेंटेन रखने के लिए सिद्धांत स्थापित किया गया है कि भले ही कितने ही बड़े डिस्प्यूट्स हो, ठीक है, फिर कितने भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए रिलेटेड टू द ट्रेड, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, या फिर मैंने आपको बताया था नेशनल बाउंड्रीज से रिलेटेड। ठीक है, जो आपकी राष्ट्र की सीमाएं हैं, तो पड़ोसी देश होते हैं तो सभी की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, लेकिन उन सीमाओं की वजह से कोई भी विवाद हो रहा है तो सभी विवादों का शांतिपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स डिफरेंसेस बाय द कंट्रीज इन अ वेरी पीसफुल मैनर। ओके, नेक्स्ट इज renunciation of the threat or use of force। ठीक है, अब हर देश जो है वो क्या है, स्वतंत्र देश है। ठीक है, सभी मेंबर कंट्रीज के। ठीक है, एक मेंबर कंट्री कभी भी दूसरी मेंबर कंट्री को, ठीक है, अपनी जो मिलिट्री है, अपनी जो फोर्स है, ठीक है, उसकी जो डिफेंस ताकत है, उसका डर कभी भी नहीं दिखा सकती। ठीक है, और दूसरे देश के जो डिसीजन है उनको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकती। ठीक है, तो एक देश की अगर जो फोर्स है, डिफेंस फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वो उसका फायदा उठाते हुए, उसकी फोर्स का फायदा उठाते हुए दूसरे देश को कभी भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर सकता। तो वो सीधे तौर पर एलिमिनेट किया जा सकता है उसकी मेंबरशिप से। ठीक है, सो रिनंसिएशन ऑफ द थ्रेट ऑन यूज ऑफ फोर्स। तो किसी भी प्रकार का आपके पास बल है, डिफेंस मैटर हो गया या फिर कोई और मैटर हो गया, तो वो उसका फायदा उठाते हुए दूसरे मेंबर जो कंट्री है उसको प्रभावित नहीं करेंगे, उसके डिसीजंस को आप इफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो दीज वर द मेन 4 प्रिंसिपल्स। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी, इक्वलिटी and integrity of national identity of all nations. Second is the right of every member country to lead its national existence free from external interference। सभी किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा किसी भी देश की राष्ट्रीय एग्जिस्टेंस में। ठीक है, और डिस्प्यूट जो भी हो रहे हैं, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो भी हो रहे हैं, ठीक है, वो हर मेंबर कंट्री को पीसफुली सॉल्व करने हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या नेशनल बाउंड्रीज से रिलेटेड। एंड लास्ट वन है थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं करेगा एक मेंबर कंट्री दूसरे मेंबर कंट्री में, चाहे वो डिफेंस फोर्स हो, मिलिट्री फोर्स हो, एयर फोर्स हो, किसी भी प्रकार का फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन चारों प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है एशियन।
और ये चारों प्रिंसिपल लिए गए हैं इसके प्रिंसिपल से, द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, राष्ट्रीय संघ के प्रिंसिपल से, सिद्धांतों से ये 4 सिद्धांत लिए गए हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो सबसे ऊपर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ठीक है, वो होता है एशियन समिट। ओके, सो एशियन समिट इज द टॉप मोस्ट organization body, ठीक है, in the entire organization structure of the Asian, ठीक है। तो सबसे ऊपर होती है एशियन समिट, जिसको प्रेसाइड करता है द चेयरमैन, ठीक है, जिसका प्रेसिडेंट होता है चेयरमैन, ठीक है। अब चेयरमैन कौन बनेगा, ठीक है, चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वो 2 साल का होता है, ठीक है, हर चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। हर 2 साल में ये चेयरमैन बदलेगा, ठीक है, और सभी देशों को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मौका मिलेगा टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द एशियन, ठीक है, टू बिकम द चेयरमैन ऑफ द एशियन समिट, जो कि सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है एशियन समिट, ठीक है। इसका प्रेसिडेंट होता है, उसको चेयरमैन कहा जाता है, और वो चेयरमैन चुना जाता है 2 साल के लिए, ठीक है, हर 2 साल में वो चेयरमैन बदल दिया जाता है, और हर कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, 10 मेंबर कंट्रीज हैं, सबको बारी बारी से मौका मिलेगा उनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाइज मतलब क्या है, इंग्लिश में उनकी जो स्पेलिंग है, ठीक है, उसके बेसिस पे उनको मौका दिया जाएगा टू बिकम द चेयरमैन, ठीक है। जैसे थाईलैंड है तो टी आ रहा है, ठीक है, फिलीपींस है तो टी पहले आएगा, पी पहले आएगा और थाईलैंड बाद में आएगा, ठीक है। मलेशिया है तो एम पहले आ रहा है, ठीक है, तो पहले एम को मौका दिया गया, उसके बाद एस को, बी को मौका दिया गया, उसके बाद टी को मौका, उसके बाद एस को मौका दिया गया, उसके बाद टी को मौका दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से सभी के जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले कंबोडिया ने बाद में ज्वाइन किया था, ठीक है, कंबोडिया ज्वाइन इन 1999, ठीक है। तो जैसे अभी एस कंट्री, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है, एस कंट्री का चेयरमैन है, तो 2 साल बाद वो बन जाएगा, एस के बाद क्या आता है टी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चेयरमैन होगा दैट विल बी फ्रॉम द थाईलैंड, ठीक है, क्योंकि टी से शुरू हो रहा है थाईलैंड। सो इस तरह से आपकी कंट्री के जो अल्फाबेटिकल नेम्स हैं इंग्लिश में, उसके आधार पर आपके जो चेयरमैन बनते हैं बारी बारी से, मैंने आपको बताया हर 2 साल में, ठीक है। सो द फर्स्ट इज द चेयरमैनशिप, ठीक है। अब एशियन समिट, ठीक है, द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन, ठीक है, सभी डिसीजन जो लिए जाते हैं वो एशियन समिट्स के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है, उसका चेयरमैन होता है, ठीक है। सो द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन, ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी इज द एशियन समिट, ठीक है। द समिट सेट्स द डायरेक्शन फॉर एशियन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, हर 2 साल, ठीक है, जैसे एक बार चेयरमैन बन गया, अब वो 2 साल के लिए रहेगा, तो हर 2 साल बाद एशियन समिट होगी और उसके अंदर वापस नए चेयरमैन का चुनाव होगा, ठीक है, और वापस नई जो पॉलिसीज बनाई जानी है, ठीक है, या पुरानी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करने हैं, पुरानी ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो नया चेयरमैन आकर वो चेंजेस करेगा, वो पॉलिसीज में चेंजेस करेगा,
ठीक है, उसके नीचे होती है एशियन मिनिस्ट्री काउंसिल, एशियन मिनिस्टेरियल काउंसिल। ठीक है, इन एशियन मिनिस्टेरियल काउंसिल को लीड करते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ दीज मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इन 10 मेंबर कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वो सभी इसको एशियन मिनिस्टर काउंसिल के अंदर आते हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट, इनके अंदर 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टेरियल बॉडीज हैं। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टरियल बॉडीज हैं। फर्स्ट वन इज एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, ACC, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। ओके, सेकेंड वन इज एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, APSCC। ओके, थर्ड वन इज एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल। ओके, AECC। एंड लास्ट वन इज एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल, एशियन एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। ठीक है, सो एशियन मिनिस्टेरियल काउंसिल के अंदर ये 4 काउंसिल्स आएगी, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। ठीक है, सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एशियन। ठीक है, सबसे ऊपर है एशियन समिट, उसको प्रेसाइड करता है चेयरमैन, जो कि हर 2 साल में चेंज होता है थ्रू अल्फाबेटिकल वाइज। ईच कंट्री गेट्स द चांस टू बिकम द चेयरमैन। ठीक है, उसके नीचे है एशियन मिनिस्टेरियल काउंसिल, उसके अंदर 4 फील्ड्स हैं। ठीक है, 4 बॉडीज काम करती है, एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। तो बेसिकली जो 4 फंक्शनल फील्ड्स हैं, ठीक है, उसके लिए मिनिस्टेरियल काउंसिल ने अलग-अलग काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है, वो है कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल एंड कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। इन सभी 4 फंक्शनल फील्ड्स के लिए काउंसिल्स बनाई गई हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इज टेकन बाय द एशियन समिट। ठीक है, एंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो है कंसल्टेशन विद कंसेंसस। ठीक है, कंसल्टेशन विद कंसेंसस। कंसल्टेशन विद कंसेंसस का मतलब होता है कि कंसल्टेशन मतलब सभी देश जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन सभी को आपस में कंसल्ट करके किसी भी पॉइंट पर, और एक मत जब तक नहीं होता है, ठीक है, कंसेंसस मतलब व्हेन ऑल आर शोइंग देयर कंसेंट टू द मैटर। ठीक है, जब तक कि एक मत नहीं होता है
जब तक कि ये डिसीजन कंप्लीट नहीं लिया जाता। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द एशिया। ओके।